आई ट्राई टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम लोग घर पे बैठे हुए होते हैं, तो हमारा माइंड एक डिफरेंट माइंड सेट चल रहा होता है, एक क्लोज्ड होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो उससे बाहर आने की ज़रूरत होती है इंटरव्यू के लिए, और उसी को इंस्पिरेशन बना के कि व्हेन यू आर इंस्पायर्ड कि आपको चीज़ों कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि वही इंस्पिरेशन होता है, आपकी जर्नी ही इंस्पिरेशन होती है। सो आई विल से कि माय जर्नी इज़ माय इंस्पिरेशन। मैसेज तो सिर्फ सिंपल है कि निष्काम कर्मा, जो हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हमें अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि हम कर्म के अधिकारी हैं, फल के अधिकारी नहीं हैं। Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज जो हमारे साथ रैंकर है, उनकी जर्नी इंटरेस्टिंग ही नहीं, काफी डाइवर्स है। पहले उन्होंने गेट की प्रिपरेशन करी, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर उन्होंने जॉब भी करी, उसके बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला, एंड देन फाइनली सिविल सर्विसेज। इतनी डाइवर्स उनकी जर्नी रही है। जी हाँ, वी हैव विद अस द्विज गोयल, ऑल इंडिया रैंक 71। हाय द्विज, हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो आपकी इतनी जो जर्नी रही है, बहुत ही डाइवर्स रही है, तो सब कुछ आपने सब कुछ ही कर लिया देखा जाए तो, एंड देन सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का क्या इंस्पिरेशन था आपका? हाँ, सिर्फ मेरा प्राइमरी इंस्पिरेशन तो मेरे चाइल्डहुड से ही था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। मेरी मदर सोशल साइंस टीचर है। सो एक मैगज़ीन आती थी मेरे घर पे, प्रतियोगिता दर्पण, तो वो मेरी मदर रीड करती थी। तो उसमें लास्ट में टॉपर्स इंटरव्यूज़ आते थे, यू नो, अच्छा। आईएएस आईपीएस लोगों के। सो आई यूज्ड टू रीड दैट, तो मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था वो कि हाउ पीपल डू दिस, हाउ पीपल डू दैट। तो एक चाइल्डहुड से ही था कहीं ना कहीं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। बट मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत अनसर्टेन था, जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल चाइल्ड होता है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। नो, जैसे कि होता है कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारा मन करता है कि हमें डांसर भी बनना है, हमें एक्टर भी बनना है। सो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन वाज विद मी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, बट डिसाइड नहीं था कि क्या करना है। सिविल सर्विस का भी सिमिलर था, बट सिविल सर्विस का था कि मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे जाना है। बट मैं कॉलेज में था तो जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, एनआईटी भोपाल से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो जैसे सब लोगों ने वहाँ पर गेट की कोचिंग ज्वाइन की फॉर गेटिंग अ जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो मैंने भी स्टार्ट किया, मुझे लगा कि शायद मैं मिस कर जाऊँगा, पीछे रह जाऊँगा, तो मैंने गेट की कोचिंग शुरू की। देर आफ्टर आई रियलाइज कि नहीं, मुझे तो सिविल सर्विसेज ही करना है। इन माई फाइनल ईयर आई डिसाइडेड कि आई ड्रॉप गेट गेट और आई गो फॉर सिविल सर्विसेज आफ्टर 1 ईयर। बट फाइनल ईयर था और मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर स्टूडेंट पॉलिटिक्स। और मुझे लगा कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी इन्हेंस करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आई ज्वाइन स्टूडेंट पॉलिटिक्स और मैंने 1 साल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी काम किया। देर आफ्टर सिंस आई गॉट प्लेस ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज प्लेसमेंट, तो मैंने उसके बाद 1 साल जॉब की और मैंने जॉब के साथ ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रखी। तो उसके बाद कोविड थिंग हैपेंड, एंड ड्यूरिंग कोविड ओनली सितंबर 2020 आई लेफ्ट माई जॉब। और उसके बाद मैंने जॉब के बाद चीज़ें कंटिन्यू करी और मैंने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए। बट नो, मेरा दोनों अटेम्प्ट में इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्वालिफाई मेंस, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू भी अपियर किया था, बट आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। सो बट सेकंड अटेम्प्ट के टाइम मैंने एज अ बैकअप ऑप्शन मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया था, एक एडटेक स्टार्टअप, एंड वी वर वर्किंग ऑन दैट। सो अराउंड 5-6 मंथ आई वर्कड ऑन दैट। बट इनिशियली चीज़ें हैपनिंग थी, बट ड्यू टू सम मार्केटिंग फ्लो वो फ्लॉप हो गया और आई कुड नॉट गेट थ्रू इट। The thing happened कि October till 9th of October 2022 I was not having any job. मेरा startup fail हो गया, I was failing in UPSCs, I was failing in my relationships. So literally कुछ भी चीज़ workout नहीं कर रही थी। Then suddenly 10th of October को मेरा एक लिस्ट आया यूपीएससी का, रिजर्व लिस्ट। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया रिजर्व लिस्ट में। फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग एज कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी इन पौंडीचेरी नाउ। सो मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशन तो एक जर्नी ही रही है। जो जर्नी रही है उसने ही कुछ ना कुछ सिखाया है, हर स्टेज पे मैंने कुछ सीखा है, और उसी को इंस्पिरेशन बना के कि व्हेन यू आर इंस्पायर्ड कि आपको चीज़ों कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि वही इंस्पिरेशन होता है, आपकी जर्नी ही इंस्पिरेशन होती है। सो आई विल से कि माई जर्नी इज़ माई इंस्पिरेशन। तो जैसे कि आपने बोला कि अक्टूबर में कुछ भी सही नहीं हो रहा था, एंड वो सारी चीजें एक पॉइंट पे आके रुक जाने, तो उसमें मेंटल स्टेटस आपका कैसा था, और हाउ यू डील विद एवरीथिंग दैट टाइम?
मुझे लगता है कि इनिशियली जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तब तो चीज़ें बहुत सारी कवर करने के लिए होती हैं, तो उस टाइम पर उतना मेंटल स्टेटस की चीज़ें फील नहीं होती थी, ना उतना मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करता था मैं। बट ड्यूरिंग माई सेकेंड अटेम्प्ट आई रियलाइज़ कि मेंस लिखना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत एंड्योरिंग होता है, फिजिकली और मेंटली बहुत सफ़र करते हैं। तो आई रियलाइज़ कि काफ़ी मैं मेंटली सफ़र कर रहा था और वो कभी कभी ऐसा टॉर्चर बन जाता है। तो उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता। तो मैं Okay. डेली भगवद गीता का प्रैक्टिशनर हूँ और मैं डेली भगवद गीता रीड करता था Wow. डेली फॉर 15 to 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू रीड दैट। तो मुझे लगता था, फिर मैं लाइफ को एक बर्ड्स आई व्यू की तरह देखने लगा कि नॉट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट लाइफ एज अ होल, कि व्हाट वी कैन डू, व्हाट व्हाई वी आर हियर, और नो हाउ थिंग्स मूव इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें थी, उससे मेरी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और एक डिसिप्लिन मैंने अपना शेड्यूल बना रखा था कि डेली फॉर आई यूज्ड टू पुट इन सम आवर्स फॉर एक्सरसाइज, Okay. फॉर डेली मॉर्निंग वॉक एज वेल। बाकी अपने दोस्तों के साथ बातें, गॉसिप। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा मेंटल हेल्थ आपका ठीक रहता है, आप स्टेबल रहते हो, आपका जब आप लाइफ में होप रहती है, लाइक दिस से जैसे कहते हैं कि होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग। सो आई थिंक वो होप रखनी चाहिए, तो उससे उससे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक रहती है, बैलेंस रहती है। तो जैसे आपने बोला कि बहुत ही आपके ऑफ कोर्स आपकी पूरी जर्नी बहुत ही डाइवर्स रही है, तो फैमिली का क्या उसमें सपोर्ट था, कि फैमिली साथ थी या आपको कह रही थी कि जैसे हमारे टिपिकल पेरेंट्स होते हैं कि नहीं एक ही चीज़ पे फोकस करो, तो आपकी फैमिली का कितना क्या सपोर्ट था इस पूरी जर्नी में? मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरी मदर, मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, तो मेरी मदर, मैं और मेरा भाई, तो मेरी मदर का और मेरे भाई का पूरा सपोर्ट था, घर पे था। तो मेरी मदर कभी मुझे कुछ ऐसा कुछ काम करने को नहीं कहती थी। सो वो मेरा काम मेरे भाई को डेलीगेट हो जाता था। तो ही वॉज वेरी काइंड कि वो सारे काम कर देता था घर के, जो भी व्हेन आई वाज एब्सेंट देयर। तो मैं घर पे ही था, 3 साल मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन की, मैं कभी इधर नहीं आया डेली। तो मैं घर पे रह के प्रिपरेशन करता था, जो भी मेरे डेली डेली चोर्स होते हैं वो मेरी मदर या मेरा भाई मेरे लिए कर देता था। आई वॉज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़। तो बस मेरी मदर का एक कंसर्न हमेशा रहता था कि आई गेट अ जॉब, कि मैंने पहली जॉब छोड़ दी थी, तो उसके बाद आफ्टर 2 years शी रियलाइज कि एक बैकअप होना चाहिए। तो आई ऑलवेज से कि आपका एक बैकअप होना चाहिए, बिकॉज आपकी फैमिली भी आपके ऊपर है, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। प्लस आपकी फैमिली बस ये चाहती है आपके बैकअप से कि आप लूज आउट ना करो कुछ चीज़ें और मार्केट में रहो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा मेंटल बर्डन ना पड़े। तो उसके लिए मैंने बैकअप ऑप्शंस भी प्रिपेयर किए थे, लाइक आई गिव दिस स्टेट सिविल सर्विसेज ऑल्सो, एंड आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि सब उन्होंने हर चीज़ में, वट एवर आई डिड, स्टार्टअप या सिविल सर्विसेज, हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो आपकी ये पूरी जो सिविल सर्विस यूपीएससी की जो जर्नी रही है वो कैसे रही है आपकी? आई विल से इट्स अ ट्यूमल्टस जर्नी। तो उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन जैसे हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो वैसे ही रहे हैं। काफ़ी लो फेज़ भी रहा है, जैसे कि हर किसी की लाइफ में आता है या जस्ट जर्नी में आता है। तो बस लो फेज़ में मुझे लगता है कि अगर हम लूज आउट नहीं करते हैं चीज़ों पे और थोड़ा फेथ बना के रखते हैं होप, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि दिस टू शैल पास, निकल जाएगा, रफ फेज़ है। तो अप्स एंड डाउन, जब अप्स आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता था, जब डाउन्स आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि शायद जो भगवद गीता की जो चीज़ें हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश की। मतलब मैंने ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम 100% प्रैक्टिस करता था, बट एट एवरीथिंग आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस। सेकेंड थिंग, मैंने उसका अपना एक मॉडर्न वर्जन जो निकाल लिया था, वो था कि एक फ्रेज मैं बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ, अपने ब्लॉग्स पे लिखता हूँ, लाइट है। अच्छा। तो जब भी कोई मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही थी, द थिंग्स विच आई कैन नॉट मैनेज, या मेरे दोस्त भी अगर मेरे पास कोई चीज़ बता रहे हैं, आई यूज्ड टू टेल देम लाइट है, लाइट ले ले ना। वी यूजुअली से कि लाइट ले ले भाई, कोई बात नहीं, लाइट ले ले, लाइट है। तो आई यूजुअली यूज्ड टू से दैट। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक शील्ड होता है, आपको ओवर स्ट्रेस से बचाता है। एक लेवल का स्ट्रेस आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको पुश करता है आपको हार्डवर्क करने के लिए। बट अगर ओवर स्ट्रेस हो रहा है या ओवर बर्डन फील कर रहे हो, तो लाइट ले लेना चाहिए। एंड नथिंग इज बिगर देन योर मेंटल हेल्थ एंड योर हेल्थ। सो मुझे लगता था कि तो मैंने उसी तरह से चीज़ें मैनेज की। तो पहले जैसे आप मेंस तक, देन सेकंड में इंटरव्यू, एंड देन फाइनली यू मेड दिस ईयर यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 71। तो आपने जो इस साल में ऐसे क्या मेजर चेंजेस किए अपने प्रिपरेशन में जिसमें यू आर एबल टू सिक्योर दिस रैंक? इस साल मैंने अपने आंसर डिलीवरी और क्वांटिटी पे काम किया।
फ्रॉम माई लास्ट मेंस आई रियलाइज कि मेरे पॉइंट्स में क्वालिटी है, बट जैसे सपोज अगर एक 10 मार्क का क्वेश्चन है तो somebody is writing 10 points, I was writing 8 points, तो मुझे लगा कि मैं आधा एक नंबर से वहाँ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा कट ऑफ 5 मार्क्स से मिस हुआ था. देन आई रियलाइज कि एक एक पॉइंट की वैल्यू है और एक एक नंबर की वैल्यू है. तो देर आफ्टर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने क्वांटिटी पे भी इक्वल फोकस किया कि कोई पॉइंट क्वांटिटी वाइज कितना भी रिच हो, बट क्वालिटी वाइज कितना भी रिच हो, क्वांटिटी भी होनी चाहिए. तो मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज किए, अपनी स्पीड इंप्रूव की. तो एक तो मैंने इस साल वो किया. सेकेंड आई डिड वाज कि आई रियलाइज कि मैं बेसिक स्टफ पे मिस आउट कर रहा हूँ. व्हाट पीपल यूज टू डू कि हम लोग वैल्यू एडिशन कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कंटेंट डालते हैं, बट हम लोग बेसिक स्टफ पे मिस कर जाते हैं, जहाँ पे हम और एग्जामिनर सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं. तो मैंने इस बार बेसिक स्टफ को बिल्कुल मिस नहीं किया कि अगर आई वाज राइटिंग सम आंसर तो मैं बेसिक स्टफ भी लिखूंगा और उसके साथ में वैल्यू एडिशन करूंगा. तो ये दोनों चीज पे और अपनी डिलीवरी ऑफ आंसर पे उस पे मैंने मेजरली इस बार वर्क किया, एंड आई थिंक वो एक मेजर फैक्टर था. सेकेंड थिंग, लास्ट ईयर मेरे इंटरव्यू में मार्क्स काफी कम थे, आई गॉट 154. तो दिस ईयर मैंने ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रिपरेशन तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी डिफरेंट डाइवर्स ऑथर्स की, लाइक वाई नेशंस फेल या इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक हुई या कोई और डिफरेंट ऑथर जो भी मुझे मिल गए आफ्टर मेंस. आई ट्राई टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी. तो मुझे लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम लोग घर पे बैठे हुए होते हैं, तो हमारा माइंड एक डिफरेंट माइंड सेट चल रहा होता है, एक क्लोज्ड होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. तो उससे बाहर आने की ज़रूरत होती है इंटरव्यू के लिए. तो मैंने वो करने की इस बार काफ़ी कोशिश की, एंड लकीली आई गॉट डिसेंट मार्क्स, तो फाइनली आई कुड मेक इट. तो इस बार इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया था? काफ़ी चीज़ें तो काफ़ी पूछे गई थी, बट आई विल नेम 2-3 थिंग्स. सो मैं पोएम लिखता हूँ, सो आई राइट पोएम्स. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही था, प्रीति सुदन मैम का बोर्ड था. तो शी आस्क्ड मी टू रिसाइट दैट पोएम. तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, आई आस्क्ड हर फॉर द परमिशन. तो मैंने हिंदी में अपनी पोएम रिसाइट की, एंड शी वाज वेरी हैप्पी. तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा था कि मैं पोएम्स भी लिखता हूँ. कौन सी पोएम थी? हमें भी सुनाइए प्लीज. हाँ, if I could recite, प्रहार है विचारों का, तिलिस्म का आगाज है, चयन करो शब्दों का, शब्द ही साज है. वाओ. और उसके आगे भी थी, फॉर सम अदर डे. खुद ही लिखते हैं? हाँ, मैं खुद ही लिखता हूँ. तो मुझे लगता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे इंटरव्यू का. एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट और था, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. तो वन मेंबर आस्क्ड मी टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंजन. तो उन्होंने बोला कि सामने आपके पेन और पेंसिल पड़ी है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंजन, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन. So at first I thought कि मैं मना कर देता हूँ, I'm sorry sir, I could not recall right now. But then I realized कि ये make and break वाली opportunity है, either I could make it or I could break it. Then I picked that pencil और मैंने जितना मुझे लगता है कि वो एक प्रेशर टेस्ट था कि मैं प्रेशर में कैसे सेट करता हूँ. I took 30 to 45 seconds और मैंने एक decent diagram उनको ड्रॉ करके दिखा दिया. Then he asked some questions from that कि ये क्या है, ये क्या है, how the cycle works. So I could explain that luckily. तो मुझे लगता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अपने इंटरव्यू में इंटरेस्टिंग लगती हैं. तो लास्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू था उसमें आपको क्या लगता है, आपने ऑफ कोर्स अपना एनालिसिस भी किया था कि होगा कि आप मार्क्स कम आए हैं, तो कहाँ पे आपने गलती करी थी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मेरी गलती उसमें ये रही थी कि मैं बोर्ड मेंबर से कनेक्ट नहीं कर पाया था, बिकॉज एवरी बोर्ड इज डिफरेंट और उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं. So last time what happened was कि they were expecting कि मैं ज़्यादा बोलूँ, they were asking question and they were expecting कि मैं ज़्यादा बोलूँ, अपनी personality show करूँ. But I was in the mood कि आप question पूछो, I'll answer, आप question पूछो, I'll answer. So मुझे लगता है कि उस format की वजह से शायद मेरा interview थोड़ा, मुझे तब तो नहीं लगा उतना खराब हुआ, बट मेरे मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट हुआ. तो मुझे लगता है कि आप अगर इंटरव्यू में थोड़ा जज कर लेते हैं, आपकी पैसा पैनल है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग शुरू के 1 or 2 मिनट्स में, सो यू कैन मेक इट, यू कैन मेक थ्रू इट, और आपको पता चल जाता है कि पैनल कैसा है, आपको कैसे जवाब देना है. तो वो कैसे, जैसे आपने कहा कि वो पता चल जाए हमें कि पैनल कैसा है, तो वो कुछ ऐसी सजेशंस दें जो जब इंटरव्यू के लिए कोई एस्पिरेंट जाए तो कैसे वो चीज़ जज कर पाए, मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है. मुझे लगता है कि जब आपसे शुरू के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कि वो आपके किस एरिया से पूछे जा रहे हैं, कि आपकी हॉबी से पूछे जा रहे हैं, आपके अनकंफर्टेबल एरिया से पूछे जा रहे हैं. अगर आपके हॉबीज से पूछे जा रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना है, बिकॉज दैट वुड बी लाइक कि आप खुद को बोस्ट कर रहे हो
खुद के बारे में ज्यादा। तो आपको हॉबीज के सेक्शन में सपोज आपसे पूछा गया है, तो आपको जो जो पूछा जा रहा है आप सटल वे में उसको रिवील करते चलें, लाइक यू नो लेयर बाय लेयर। बट अगर आपसे कुछ यू नो कुछ ऐसा एरिया है जो आपके डेप्थ से रेट नहीं है, कुछ जनरल बातें हैं, सपोज दे आर आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज हैपनिंग इन यूएसए, इंडिया यूएस रिलेशन, सो देयर यू नीड टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। और आपको वहां पर आप जितना बता सकते हैं यू नो विद इन 1 मिनट, आप जो जो डायमेंशंस एक्सप्लेन करते हैं, डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने डायमेंशंस को बता रहे हैं, तो वो बताना चाहिए। तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आंसर देना है। आपके अगर हॉबीज से पूछ रहे हैं तो आपको बहुत सटल वे में आंसर करना है। तो इस तरह आप जज कर सकते हैं कि आपको किस तरह लीड करना है। तो फाइनली जब आपका रिजल्ट आया और आपने देखा कि ठीक है मेरी टॉप 100 में रैंक है 71, तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे एंड कैसा फील हुआ, क्या आपका रिएक्शन था, क्या फैमिली का रिएक्शन था दैट पर्टिकुलर मोमेंट? So what happened was कि मैं घर पे ही था और सुबह से चल रहा था कि रिजल्ट आएगा, बट नथिंग वाज हैपनिंग, पीडीएफ आ नहीं रही थी। अच्छा। तो मेरा भाई अपना ऑफिस का काम कर रहा था अंदर, और मेरा फ्रेंड है मेरा शुभतोष, तो हम दोनों कॉल पे थे, हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे और ऐसे थोड़ी गॉसिप चल रही थी। मेरा भाई अंदर से बोलता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तो आई वाज लाइक कि नहीं आया है, क्योंकि ग्रुप पे कुछ नहीं आया है। तो बोले कि पीडीएफ मेरे लैपटॉप में खुली हुई है। ही सर्च द्विज 71 रैंक। सो मेरा पहला थॉट यही था कि भाई ठीक है, आउट ऑफ दिस साइकिल अब नहीं देना पड़ेगा फिर से। प्राइमरी थॉट वाज दैट, क्योंकि शुभतोष कॉल पे था। तो देयर आफ्टर उसने सर्च किया शुभतोष, ही गॉट 358 रैंक, सो लाइक इट डन। देन मेरा तीसरा फ्रेंड है असद, हम तीनों ने साथ में प्रिपेयर किया था। देन ही सर्च असद रैंक 86, तो वी वर फाइनली लाइक ओके नाउ इट्स डन। देन मैं अपनी मॉम के पास गया और उनको बताया कि फाइनली आईएएस, आई वुड बी गेटिंग आईएएस। एंड देन शी आस्क्ड कि व्हाट अबाउट असद एंड शुभतोष। I told her about both of them and she realized चलो हो गया, तीनों का हो गया। लास्ट ईयर तीनों का नहीं हुआ था, because लास्ट ईयर हम तीनों इंटरव्यू से बाहर हो गए थे। आफ्टर इंटरव्यू we got out of the मतलब list। ये कोइंसिडेंस माने या आपका बॉन्ड माने कि ना एक साथ ठीक नहीं, कि जैसे दोस्तों को लेके ही डूबना है और दोस्तों को लेके आगे बढ़ना है। Yeah, definitely we can say that कि बहुत कम चांस होते हैं कि आप तीनों साथ में बाहर हो जाएं और साथ में तीनों लबास में साथ में जाएं। बट I think by the grace of God और कृपा से we are going together। बिल्कुल सही है। तो आपको वैसे जब रिजल्ट नहीं आया था, बैक ऑफ द माइंड जब लग रहा था कि 1-2 दिन में आने वाला है, तो आपको क्या एक्सपेक्टेड था कि टॉप 100 में आ जाएगा? इसमें बहुत मिक्स्ड रिव्यूज थे, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे इंटरव्यू में कम मार्क्स थे एंड दिस ईयर आई वाज रियली होपिंग कि आई वुड गेट अ गुड रैंक। एंड मेरे आसपास के लोग या जिन लोगों ने देखा था, they were saying कि you will definitely get a 2-digit rank, अच्छा, or you can go for a single digit as well। So I was like कि वो तो खैर मुझे पता नहीं है, but definitely मुझे ये तो था कि लिस्ट में I'll get something good। तो but hopefully now I would be getting IAS, so I am really happy। तो ऑप्शनल के बारे में बताइए कि आपने ऑप्शनल चूज करने में बहुत ही कंफ्यूजन होती है मोस्टली एस्पिरेंट को, तो हाउ डिड यू चूज योर ऑप्शनल? मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था, बिकॉज आई कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो बट मैंने इंजीनियरिंग में ये डिसाइड कर लिया था आई वांट टू बी टेकिंग इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल, क्योंकि आफ्टर गेट कोचिंग पहले मेरा ये भी प्लान था कि मैं गेट की कोचिंग करूंगा तो मेरा इंजीनियरिंग अच्छा हो जाएगा एंड आई विल अपीयर इन सिविल सर्विसेज फ्रॉम इंजीनियरिंग ऑप्शनल। बट कोचिंग के बाद और सब चीज़ों के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इतना वास्ट है और मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग कि कोई नहीं कर पाएगा, बट मैं नहीं कर पाऊंगा पर्सनली जीएस के साथ मैनेज। तो आई ड्रॉप दैट आइडिया। फिर ड्यूरिंग माई कॉलेज ओनली मैंने रियलाइज किया कि पबएड उस टाइम पे ठीक चल रहा था कि पबएड भी एक अच्छा ऑप्शनल है, वो ले सकते हैं। बट उसके बाद पबएड का मुझे कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिला और मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा, तो मैंने पबएड भी ड्रॉप किया। मैंने सोशियोलॉजी अपने फाइनल ईयर में एक बार सोचा कि नेक्स्ट ईयर से जब मैं प्रिपेयर करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज, तो आई कुड टेक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। मैंने सोशो पढ़ा, 1 महीने सोशो पढ़ा, बट देन आई रियलाइज कि मेरे को समझ में आ रहा है, बट मैं उसकी आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को नहीं बन रही है। तो मेरे को ऐसा एक ऑप्शनल चाहिए था जिसमें मैं थोड़ा टेक्निकल भी जा सकूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड और मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, पहले IIT JEE के लिए, देन उसके बाद इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में। तो आई रियलाइज कि कुछ टेक्निकल ऑप्शनल चाहिए जो टेक्निकल और ह्यूमैनिटीज का एक मिक्स हो। आई फाउंड एंथ्रो वेरी गुड, एंथ्रोपोलॉजी उस टाइम पे काफ़ी टॉक्स थी टॉपर्स की, और अनुदीप सर ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2017, तो उनका ब्लॉग काफ़ी फेमस था। मैंने उनका ब्लॉग पढ़ा एंथ्रोपोलॉजी का, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने जो उन्होंने बेसिक बुक सजेस्ट की थी एम्बर एंड एम्बर, मैंने वो पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छी लगी।
तो मैंने वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की उनके ब्लॉग से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनका सिर्फ ब्लॉग रिलीजियसली फॉलो किया, जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था इनिशियली मैंने वो फॉलो किया। तो दिस इज हाउ आई डिसाइडेड कि एंथ्रोपोलॉजी विल वर्क फॉर मी। स्कोर भी अच्छा आ रहा है, टॉपर्स भी निकल रहे हैं और मेरा इंटरेस्ट भी बन रहा है और मेरे लेवल का है। प्लस एंथ्रोपोलॉजी का बैकग्राउंड किसी का होता नहीं है ज्यादा, तो सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आई वुड बी, क्योंकि कंपटीशन रिलेटिव है, सो आई वुड बी कॉम्पिटिंग with the same kind of people. So then I decided to go for anthropology. तो एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर उनको जब ऑप्शनल चूज करना हो तो कैसे वो चूज करें? मुझे लगता है कि जैसे मैंने किया था कि जब आप एक बार ऑप्शनल्स की लिस्ट देख लें, उसमें से 6-7 ऑप्शनल आप अपने निकाल लें जो आपको लग रहा है कैन वर्क फॉर यू डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, या आप किसमें कंफर्टेबल है, स्कोरिंग है कि नहीं है। तो उस हिसाब से आप 6-7 ऑप्शन निकाल लें। देयर आफ्टर उन 6-7 ऑप्शन में से डिपेंडिंग ऑन क्या सोर्स अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, गाइडेंस का भी एक मेजर फैक्टर होता है। जैसे कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो आई कुड नॉट टेक कोचिंग, तो ऐसा ऑप्शनल चाहिए था कि जो बिना कोचिंग के हो जाए, मैं खुद से कवर कर पाऊँ। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स आप उन 6 में से भी आप ऑप्शन निकाल लीजिए, 2 या 3 निकाल लीजिए। देयर आफ्टर आप उनको पढ़ के देख लीजिए और अपने सीनियर से सजेशन ले लीजिए कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो आप उन 2-3 ऑप्शनल जब आपके पास आ जाए उनमें से फिर आप कोई एक चूज कर सकते हैं। जो बिल्कुल अभी तैयारी करनी, जिन्होंने शुरू करी है या जो सोच रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करें? शुरुआत मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटी से कीजिए, और एनसीईआरटी से भी पहले मुझे वही चीज़ लगती है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि व्हाई आर यू कमिंग टू यूपीएससी या व्हाई आर यू कमिंग टू सिविल सर्विसेज। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू नो द व्हाई ऑफ एनीथिंग देन यू कैन डू इट एनी हाउ। सो एक ये बहुत फेमस कोट है जो मैं बाय हार्ट बिलीव करता हूँ। तो अगर हमें वाई पता होता है कि हम सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं या सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं या हमारा क्या मोटिव है, तो आपको एक पता रहता है कि आप कितना एफर्ट पुट इन कर सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। बिकॉज एट द एंड आपका एफर्ट फेल भी हो सकता है यूपीएससी में, बिकॉज द एग्जाम इज अनसर्टेन एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, और काफ़ी थोड़ा लक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब आप बिगिनर हैं तो आप इस एग्जाम के जो पैरामीटर्स हैं वो एक तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, कहाँ आपको लीड कर सकता है। आफ्टर 3 years यू मे एंड अप लूजिंग योर 3 years, योर ग्लोरियस 3 years जो आपके यंग एज के होते हैं, तो आप वो भी कंसीडर कीजिए। आपके क्या बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं, आप वो भी कंसीडर कीजिए। जब आपके पास इतनी क्लैरिटी हो और आप ये डिसाइड कर लें कि वाई यू आर डूइंग दिस, आफ्टर यू आर नोइंग कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो मुझे लगता है कि पॉजिटिव अप्रोच तो ज़रूरी है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच भी हमें इस हिसाब से रखनी है कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम के नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ सफर कर सकती है, यू कैन बिकम फाइनेंशियली अनस्टेबल, है ना, आपके रिलेशनशिप सफर कर सकते हैं, आप यू मे एंड अप लूजिंग योर जॉब। तो 3-4 चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। देयर आफ्टर यू स्टार्ट बिल्डिंग कि पॉजिटिव इसको कैसे रख सकते हैं, हाउ कैन यू बी ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव अप्रोच आफ्टर नोइंग दिस। वो तभी होता है जब आपको पता होता है कि वाई यू आर डूइंग दिस। अगर आपका वाई उन चारों चीज़ों से ऊपर है देन यू कैन डू दैट एनी हाउ। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। आपकी जो इतनी बड़ी जर्नी रही है, नॉट जस्ट यूपीएससी, आप इतनी जो डाइवर्स आपकी जर्नी रही है, तो उसमें से आपके 3 टेक अवेज क्या है, क्या लेसन्स आपने सीखे हैं अपनी पूरी जर्नी से, वो बताइए। और आपने जैसे कि बताया भगवत गीता भी आपने पढ़ी है, तो आप और भी अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो मुझे लगता है राइट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय कॉलेज ओनली कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। आई विल टेक फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम देयर ओनली कि मुझे लगता है कि प्रोसेस सेट करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए। तो आई लर्न फ्रॉम देयर कि जब मैं था स्टूडेंट्स काउंसिल में, सो मैंने कुछ प्रोसेस सेटअप किए कि वेदर रिलेटेड टू फाइनेंस या कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा है तो क्या प्रोसेस होगा। इवन आफ्टर 4 years अगर मेरे को कॉल आता है मेरे कॉलेज से, तो आई गेट टू नो कि जो प्रोसेस मैंने 4 year पहले इस्टेब्लिश किया था वो अभी भी वर्किंग एंड इट्स स्टिल फंक्शनल, वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी एक मेरा सिविल सर्विस में काम आएगा, क्योंकि प्रोसेस सेट करना बहुत ज़रूरी है। एक लीडर का काम होता है प्रोसेस सेट करना। सेकेंड की अवे जो मैंने अपने स्टार्टअप से लिया कि जब आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने जाते हो तो उसके फ्लोज आपको पता होने चाहिए, उसकी पूरी रिसर्च आपको करनी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब जाऊँगा तो आई नो कि ग्राउंड पे क्या क्या चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। तो ये मैंने अपने फेलियर से सीखा, जो मेरा स्टार्टअप का फेलियर रहा है। तो आई विल कीप इन माइंड ताकि पब्लिक पॉलिसी के लिए जब मैं जाऊँगा, इम्प्लीमेंटेशन में जाऊँगा, सो आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक।
थर्ड टेक अवे जो मेरा आता है जो यूपीएससी प्रिपरेशन से मेरा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ इज अबव एवरीथिंग, इट्स अबव एवरीथिंग। इनफैक्ट अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, यूपीएससी प्रिपरेशन में नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं मेंटल हेल्थ को, बट अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से सोच पाते हो और एक अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो खुद को। अगर आपका मेंटल हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो एक तो आप एग्जाम का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाओगे, अगर आप कर भी लेते हो तो वो जो आपका माइंड का जो स्टेट है वो आपके आंसर्स में, कॉपीज में रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं, वो 100% नहीं जा पाता है। आपको लगता है कि नहीं इट विल इम्प्रूव, बट वो ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम ईयर ऑन ईयर सेम चीज में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारा उस मेंटल हेल्थ की वजह से वो माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैं भी बोलता हूँ कि सपोज आपके 2-3 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं एंड यू फील लाइक यू नीड अ ब्रेक, तो टेक अ ब्रेक, एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। सपोज जैसे मैंने कुछ टाइम के लिए 5 से 6 महीने के लिए स्टार्टअप एक्सप्लोर किया, आई गोट टू नो मेनी थिंग्स कि क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो उससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपका मेंटल बर्डन भी थोड़ा कम होगा और यू विल गेट टू सी द अदर साइड ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम अपने हिसाब से देख रहे हैं दुनिया, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया बहुत डिफरेंट तरीके से चल रही है और सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। देयर आर मेनी पीपल हु इवन डू नॉट नो अबाउट दिस सिविल सर्विसेज। इनफैक्ट अभी मैं बेंगलोर में कहीं चला जाता हूँ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड अ $1 billion कंपनी, पीपल आर हाउ टू लॉन्च एन IPO, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो there are many multiple options, there are multiple opinions। तो मुझे लगता है कि अगर हम सबको देख लेते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उनको रेस्ट कर लेते हैं और एक स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी तरफ भी थोड़ा बढ़ते रहते हैं, तो वी कैन मैनेज अवर लाइफ। तो ये 3 टेक अवेज मुझे लगते हैं काफी इम्पोर्टेंट। सो बेस्ट थिंग एंड वर्स्ट बोलो कि नहीं बोलूं, वर्स्ट थिंग इन होल यूपीएससी प्रिपरेशन? सो द बेस्ट थिंग इज कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो गया। नाउ आई बिलीव मैं उतना स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं था पहले, चीज़ों को बहुत अलग तरीके से दिखता था, बट नाउ आई एम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग और मुझे लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ भी एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। लाइक आई लाइक टू रीड द बुक्स अबाउट इट। सेकेंड वर्स्ट थिंग तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वर्स्ट थिंग इज आई हैव कुछ फ्रेंड्स चले गए हैं, कुछ को आई हैव लॉस्ट सम फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि शायद वर्स्ट थिंग वही हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसेज टू द ऑडियंस, और मैं चाहूंगी कि आप भगवत गीता के किसी श्लोक से आप मैसेज उनको दें। मैसेज तो सिर्फ सिंपल है कि निष्काम कर्मा जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि हम कर्म के अधिकारी हैं, फल के अधिकारी नहीं हैं। तो अपना कर्म करते रहें तो फल के अधिकारी शायद जब भगवान की कृपा होगी तो हम फल के अधिकारी भी बन जाएंगे। बट what is happening for a reason, believe in destiny and you will get something good out of it। और जो भी आपकी जर्नी है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा लेने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव कर रहा है, आपको कुछ चीज़ दे रहा है। सो किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मिस आउट ना करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बैलेंस बना के चलें, बिकॉज अल्टीमेटली आगे लाइफ में भी इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग विद पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो बैलेंस बना के चलें, निष्काम कर्मा फॉलो करें एंड लाइट ले लें। Exactly. लाइट ले लें। चलो, thank you so much Thank you and so much. all the best for your future endeavor. Thank you, Nikita.